हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखो, आज का जो पेपर था ना, मतलब जो बच्चों ने मुझे बताया है, आज का पेपर का लेवल टफ बता रहा है। और ये बता रहे हैं कि आज मतलब जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे हर रोज़ तो बेसिक क्वेश्चन का पार्ट अच्छा खासा रहता है, लेकिन आज तो है ना बेसिक क्वेश्चन का पार्ट था ही नहीं। मतलब आज पूरे के पूरे जो थे ना, समझ आधारित क्वेश्चन थे मोस्टली। मतलब ज़्यादातर जो थे समझ आधारित प्रश्न थे, है ना। तो आज का लेवल थोड़ा सा कठिन था पेपर का। और जो अब क्या है कि धीरे धीरे मतलब कि बोल सकते हैं कि बच्चे कम होते जा रहे हैं ना, तो मेरे पास उतने क्वेश्चन आ भी नहीं रहे हैं। बट आप लोगों के मैसेज थे, तो जिन बच्चों ने मुझे पहुंचाए हैं, मैंने बताया ना, कुछ लड़कियां बहुत अच्छी होती है, मतलब मैं देखती हूँ मेरे मोबाइल में ऑटोमेटिकली भेज देती है, मैम आज ये क्वेश्चन आया था। और आप लोग यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग कमेंट करके बता देते हो कि ये क्वेश्चन आ जाता है। उससे क्या है, थोड़ा आइडिया होता है। अपन किसी की हेल्प करते हैं तो अपने साथ बुरा नहीं होता, अच्छा ही होता है ना। अपने साथ भगवान अच्छा करता है कि अपन को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हम बता देंगे तो उनका अच्छा हो जाए। जो किस्मत में है वो सब, कि किसी की किस्मत अपन नहीं बदल सकते हैं और अपनी किस्मत कोई नहीं बदल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो जो क्वेश्चन बताए हैं उस पर बात कर लेते हैं। स्माइल योजना आज भी पूछी गई है। अब ये एक बाल अधिकार अधिनियम उसने भेजा है, मुझे समझ में नहीं आया कौन सा सम्मेलन बोल रही थी, या तो श्रम बोल रही होगी। जो श्रम है, बाल अधिकार, जो बाल श्रम का उन्मूलन है, उसके लिए जो अधिनियम आया है, उससे क्वेश्चन आ गया, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, बाल श्रम अधिनियम 1986 को। इसके अलावा बाल अधिकार सम्मेलन के लिए भी एक लड़की बता रही थी अभी, तो बाल अधिकार सम्मेलन के बारे में पढ़ लेना। बाल अधिकार सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, 1989 में इसको मतलब पारित किया गया था, और 1990 में इसको विश्व में जो संयुक्त राष्ट्र है उसने अपना लिया था, और 1992 में इसको भारत ने अपना लिया था। भारत ने कब अपनाया था? 1992 में, ठीक है। तो ये याद रख लेना। बात करते हैं कि ये क्या है, बाल अधिकार सम्मेलन क्या होता है। बाल अधिकार आ रहा था ना, उसने मुझे बाल अधिकार लिखा था, इसलिए मुझे सम्मेलन लग रहा था। तो बाल अधिकार सम्मेलन क्या है कि ये एक कानूनी बाध्यकारी, मतलब हर संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य देश हैं उनको ये मानना पड़ेगा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम ना कराएं, निःशुल्क प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दें, बच्चों को शोषण से बचाएं, बच्चों को खुशी प्यार अच्छे से सिखाएं, ऐसी चीज़ें इसमें पूछी गई थी। इसके अलावा स्माइल योजना आज भी पूछी गई थी, स्माइल योजना कल भी पूछी गई थी, परसों भी पूछी गई थी। स्माइल योजना क्या है ना, तो ये आज भी पूछा गया था, कल भी पूछा गया था। तो मैंने कल भी बताया था, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगर ये पूछे कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। और ये आजीविका और उद्यम के जरिए हाशिए पे खड़े लोगों को सहायता देती है। इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भिक्षावृत्तियों में लोगों के कल्याणकारी उपाय शामिल होते हैं। तो याद रखना, ये पूछ सकते हैं कि स्माइल योजना किसके लिए है, तो ट्रांसजेंडर जो समुदाय होते हैं उनके लिए, जो भिक्षा मांगते हैं उनके लिए है। इसमें सहयोगी कौन होता है स्माइल योजना में, ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें सहयोगी संस्था कौन कौन सी होती है। तो सहयोगी संस्था में राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय शहरी निकाय, स्वैच्छिक संगठन, समुदाय आधारित संगठन, ये सारे जो होते हैं वो इसमें स्माइल योजना के अंतर्गत आते हैं, है ना। और ये भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास प्रदान करती है, ठीक है, इसको याद रखना। 2020 में इसको राजस्थान सरकार ने आरंभ कर दिया था, और 2020-21 में ये सारे संघ राज्यों में आरंभ हो गई थी, और 2022 तक ये मतलब पूरे ही भारत में लागू हो गई थी। अगला है डीपीटी वैक्सीन की पहली डोज। बता रहे थे कि डीपीटी वैक्सीन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो पूछा था कि इसकी पहली डोज कब दी जाती है। देखो, डीपीटी वैक्सीन जो होती है पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ दी जाती है। डीपीटी वैक्सीन किसके साथ दी जाती है? पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ दी जाती है। पेंटावेलेंट वैक्सीन जो होती है 5 वैक्सीनों का समूह होती है, 2011 में ये आई थी। तो इसमें सबसे पहले तो 3 वैक्सीन तो डीपीटी होती है, एक चौथी हेपेटाइटिस होती है, 5वीं हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा होती है। पेंटावेलेंट वैक्सीन का डोज क्या होता है? 6वें सप्ताह, 10वें सप्ताह और 14वें सप्ताह होता है। तो इसकी जब पहली डोज की बात आएगी तो 6वें सप्ताह जाएगी, दूसरी डोज का पूछेंगे तो 10वें सप्ताह, और तीसरी का 14वें सप्ताह। ऐसे ही आपसे इसको तोड़ के भी पूछ सकते हैं। डिप्थीरिया की पहली वैक्सीन कब दी जाती है, पर्टूसिस की कब दी जाती है, टेटनस की कब दी जाती है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ पूछा था कि डीपीटी वैक्सीन में कौन सी वैक्सीन सम्मिलित नहीं है, तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस के अलावा एक और कोई ऑप्शन दे दिया होगा तो वो पूछा गया था, ठीक है, तो वो याद रखना। इसके अलावा पूछा था डिप्थीरिया का संक्रमण कैसे डिप्थीरिया बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी और वायु द्वारा इसका संक्रमण
होता है। तो ये भी पूछा गया था, ये भी याद रखना कि वायु द्वारा इसका संक्रमण हुआ था। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? देखो, विटामिन ई जो होता है प्रजनन क्षमता को सबसे मेन क्या करता है, प्रजनन क्षमता को कम करता है। बांझ जो व्यक्ति होता है बांझ हो जाता है। इसके अलावा इससे रेटिनोपैथी भी हो जाती है, प्रतिरक्षा प्रणाली भी समस्याएं हो जाती हैं, है ना। और विटामिन ई को टोकोफेरोल बोलते हैं। समन्वय में कमी में आ जाती है, समन्वय नहीं कर पाते एक दूसरे से, एक अजीब सा एक डर सा बना हुआ होता है। मांसपेशियों में कमजोरी होती है, अब पता नहीं वहाँ पे क्या आया था। तो मेन अगर जो बीमारी हो सकती है उसको रेटिनोपैथी बोल सकते हैं, जो विटामिन ई की कमी से हो सकती है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से भी होता है। विटामिन ई के लिए सूरजमुखी, गेहूं के बीज का तेल, ये सारी चीज़ें खाना चाहिए। ये अगर आएगा ना विटामिन समन्वय की कमी तो आ जाएगा। इसके अलावा विटामिन ए के क्वेश्चन पूछे थे, विटामिन ए की कमी क्या, इसके पपीता, गाजर, ये इसके स्रोत होते हैं मैन। इसके अलावा विटामिन ए के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है बीटा कैरोटीन, इसको हम प्री विटामिन कहते हैं, मतलब ये विटामिन ए से बनने का पहले का विटामिन है। और दूसरा होता है रेटिनॉल, दूसरा क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और ये बीटा कैरोटीन ही रेटिनॉल में बदल जाता है। जितने भी जंतु प्रोडक्ट हैं वो रेटिनॉल से, उससे हमें रेटिनॉल प्राप्त होता है। जितने भी पादप प्रोडक्ट होते हैं वो बीटा कैरोटीन होता है। ये कमी विटामिन ई की मेन समन्वय में कमी होती है, याद रखना। इसके अलावा ये पूछा था कि कैल्शियम की कमी से नाखूनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। नाखून लंबे हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो नाखून भंगुर हो जाते हैं या टूट जाते हैं, ये इसका पूछा था। रूबेला का संक्रमण क्या होता है? रूबेला वायरस द्वारा होने वाली बीमारी है। MMR वैक्सीन इसके लिए दी जाती है। इसमें बुखार और दानों के साथ इसका स्टार्ट हो जाती है। इसे जर्मन खसरा या 3 दिन का खसरा भी बोलते हैं। 3 दिन का खसरा पूछ सकते हैं, 3 दिन का खसरा किसको बोलते हैं, या जर्मन खसरा किसको बोलते हैं, तो रूबेला को बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। इसमें दाने उठते हैं। रूबेला का मेन प्रभाव यही होता है कि इसमें बुखार के साथ दाने उठते हैं, ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। गर्भावस्था में रूबेला बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। पूछते हैं कि कौन सी स्थिति में रूबेला खतरनाक होता है, तो गर्भावस्था में रूबेला ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इससे गर्भपात, भ्रूण की मृत्यु, जन्मजात विकृति भी हो सकती है। इसके अलावा मस्तिष्क में सूजन वगैरह भी आ जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है, गर्भावस्था में यदि उच्च जोखिम वाली स्थिति हो तो जांच किस प्रकार से कराना चाहिए? साप्ताहिक, मासिक या महीने में 2 बार? ये भी नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो गर्भावस्था में उच्च जोखिम की स्थिति में अल्ट्रासाउंड, रक्त परीक्षण ऐसी जांचें होती हैं। तो गर्भावस्था के दौरान नॉर्मली महीने में मतलब 2 बार कम से कम जांच कराना ही चाहिए, ऐसा बोला गया है। मूत्र का परीक्षण वगैरह ये सारी चीज़ें करानी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि गर्भावस्था में जोखिम सबसे ज़्यादा कब होता है? तो पहली और तीसरी तिमाही में सबसे ज़्यादा जोखिम का सामना करना पड़ता है। हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा था। हीमोग्लोबिन गर्भवती महिला का, तो हीमोग्लोबिन गंभीर एनीमिया अगर होता है तो 7.5 से कम हो जाता है। 11 से कम होता है तो एनीमिया की शिकायत होती है। 11 से 13 अच्छा हीमोग्लोबिन होता है महिलाओं का। इस प्रकार के क्वेश्चन नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डीपीटी में कौन सी वैक्सीन शामिल नहीं होती? हाँ, ये वाले मैं कुछ फैक्ट बता रही हूँ, अच्छे से कर लेना। गोद लेने देने के लिए माता पिता की उम्र कितनी होनी चाहिए? ये रोज़ पूछ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो ये आप ये बता देती हूँ मैं, वही उसी से आपको करें। क्या है, माता पिता की जो उम्र होना चाहिए ना, तो उसमें 25 साल का अंतर होना चाहिए। मेन आपको याद रखना चाहिए। अगर माता पिता की उम्र जैसे कि 8 से 18 वर्ष का बच्चा है, अगर 8 साल का बच्चा है तो इसके माता पिता में कम से कम 25 साल का गैप होना चाहिए। मतलब माता पिता में से कम से कम 33 साल का होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त उम्र की, अगर उन्होंने संयुक्त उम्र पूछी हो, जैसे कि अगर 4 साल तक का बच्चा है ना, 4 साल तक का बच्चा है, तो गोद लेने के लिए संयुक्त उम्र माता पिता की 90 साल होना चाहिए, मतलब 45 दोनों की। और सिंगल की कितनी होना चाहिए, माता या पिता की 45। अगर 4 साल से 8 साल के बच्चे को गोद ले रहे हो, 4 साल से 8 साल के बच्चे को ले रहे हो, तो दोनों की संयुक्त उम्र 100 साल होना चाहिए, मतलब माता या पिता की कितनी होना चाहिए, 50 साल होना चाहिए।
8 से 18 साल के बच्चे को गोद ले रहे हो तो संयुक्त उम्र 110 होना चाहिए और माता या पिता की कितनी होना चाहिए, 55 होना चाहिए। ये पूरा एक क्राइटेरिया होता है। इनमें से कोई भी आपको पूछ सकते हैं इन तीनों में से। अब आज अगर उन्होंने 8 से 18 पूछ लिया तो कल आपसे 4 से 8 पूछ सकते हैं और परसों 4 भी पूछ सकते हैं। तो ये हो जाएगी क्या, संयुक्त उम्र। संयुक्त उम्र मतलब माता पिता दोनों की मिला के, और यहाँ ये हो जाएगी एकल, किसी एक को मिला के। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि क्या कोई व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति को गोद ले सकता है बच्चे को, तो 18 वर्ष से अधिक को गोद नहीं ले सकता, 18 वर्ष तक के बच्चे को ले सकता है। और अगर वयस्क को गोद लेना है तो बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो कानूनी प्रक्रिया द्वारा वयस्क को भी गोद ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे की किस अवस्था में बच्चे में अहम केंद्रिता का गुण समाप्त हो जाता है। अहम केंद्रिता मतलब मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। तो आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित जो सोच होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कम हो जाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कम हो जाती है, 7 से 11 वर्ष की उम्र होती है ना। पियाजे के जो विकास चरण है उसको 4 भागों में बांटा। मैंने जब भी क्लास स्टार्ट करी, चाहे मेरा बैच हो हम जीतेंगे बैच, चाहे आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ, मैंने बार बार बोला है कि पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है। पियाजे हुआ, फ्राइड हुआ, वाइगोत्स्की हुआ, ये जो है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एरिक्सन हुआ, इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे, और कुछ मत पढ़ो। मैं यही बोलती रही थी, लेकिन पता नहीं सारे बच्चे बाल विकास पढ़ रहे थे जो वर्ग 3 वर्ग 2 का है, और मैं उस चीज़ का बार बार बोल रही थी कि ये मत करो, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। अगला है, यदि कोई बच्चा मुंह में अंगूठा देता है तो उसे आप कैसे समझाएंगे। कठोर सजा दोगे, ध्यान नहीं दोगे, उसे सहयोग देंगे। उसे सहयोग देंगे और उसे प्यार से समझाएंगे। ऐसे क्वेश्चन भी बन रहे हैं, कोई भी कर लेगा। स्कूल पूर्व शिक्षा के 4 से 5 क्वेश्चन से 343 का क्यूब निकालना था, वो 343 का रूट निकाल लो। उस प्रकार से 343 का क्यूब निकालना था। सेवन इसका आंसर आ जाएगा, क्यूब निकालना है इसको। नेतृत्व संप्रेषण से पूछे थे, मास्लो का पदानुक्रम कर लेना। मास्लो के अनुसार 5 भागों में उसको उन आवश्यकताओं को बांटा है। सबसे पहली आवश्यकता किसकी होती है, सब शरीर की आवश्यकता होती है, और 5वीं आवश्यकता जो होती है आत्मसंतुष्टि की अवस्था होती है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, ये मेरी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में आपको ये फ्री PDF वाला फ़ोल्डर मिलेगा। इसमें जब भी आप आगे की जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे ज़रूर चेक करते रहना। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट डाल दूँगी। इसके अलावा सारी एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ भी आपको यहाँ उपलब्ध होगी। अगर आपने में से किसी ने भी MPFSO का फॉर्म डाला है तो ये हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर 3 कोर्सेज़ हैं। इस एक में नोट्स, थ्योरी, वीडियो लेक्चर्स, ट्रिकी वीडियो, ये सब कुछ मिलेगा। एक केवल नोट्स के लिए और एक केवल MCQ के लिए। कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। ये MPSC मेंस के नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे प्रीलिम्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये आबकारी MPSI क्लास अभी स्टार्ट नहीं, एक बार एग्ज़ाम का डेट क्लियर हो जाए फिर स्टार्ट करेंगे। आबकारी की क्लासेस स्टार्ट है 10 अप्रैल से, आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट देने मिल जाएंगे। यहाँ पर MPSC ESB सुपरवाइज़र की बहुत सारी ई-बुक मिल जाएंगी। MP टेट के भी आपको यहाँ पे पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, ये इसके अलावा ये हमारा MPSC प्रीलिम्स का ट्रिकी बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ से पूरा, है ना। इसके अलावा हमने यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा आगामी परीक्षा का, और ये जो ई-बुक्स है यहाँ पर आपको सुपरवाइज़र की बहुत सारी PDF मिल जाएंगी। अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन नोट्स ले सकते हैं एप्लीकेशन पर जाके, अगर आपको वीडियो लेक्चर नहीं लेना है। अगर आपको केवल प्रैक्टिस बैच लेना है, प्रैक्टिस सेट लेना है 10,000 प्लस MCQ का, तो आप वहां से जाके ले सकते हैं। आरएम के 50 लोगों को 999 चार्ज है ना। और नोट्स लेना चाहते हैं तो इसका चार्ज भी 999। लेकिन आप हमारा सब कुछ लेना चाहते हैं, थ्योरी भी लेना चाहते हैं, MCQ भी लेना चाहते हैं, ट्रिकी बैच भी लेना चाहते हैं, हस्तलिखित नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो, ट्रिक के साथ टॉपिक, संपूर्ण सिलेबस, हर टॉपिक के MCQ, हर टॉपिक के टेस्ट, वीकली करंट अफेयर्स, ये सारा पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ये ट्रिकी बैच ले सकते हैं। ग्राफ, चित्र, टेबल का इसमें प्रयोग किया गया। आरंभ के केवल इसमें 100 लोगों को 1999 दिया था, अब 150 लोगों को 299 में ये दिया जा रहा है। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्रिक, थ्योरी सरल अंदाज में दी जा रही है ना, और बहुत सरल तरीके से सारे फैक्ट आपको याद करवाए जाएंगे। तो फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी FSO की तैयारी बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत सरल तरीके से बिना टाइम गंवाए करना चाहते हैं,
ये हमारा MPPSC प्रीलिम्स का ट्रिकी बैच है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। क्लासेस 25 अप्रैल से हैं। आरंभ के 100 स्टूडेंट को 1999 है। उसके बाद इसका 4,999 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। हस्तलिखित थ्योरी नोट, टॉपिक वाइज वीडियो, टॉपिक डिटेल में कवर, कठिन टॉपिक ट्रिक से याद, वीकली करंट अफेयर, टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट सीरीज़, ये सारा चीज़ें यहाँ पे दिया जाएगी। तो फटाफट आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। GK विद आकांक्षा शर्मा ऐप। देखो, GK विद आकांक्षा नहीं करना है, GK विद आकांक्षा शर्मा करना है। GK विद आकांक्षा शर्मा पे ही उपलब्ध होगा। इसकी जो जितने भी एग्ज़ाम हुए अब तक उसकी PDF भी वहाँ से मिल जाएगी। बहुत सारे लोग छात्रावास अधीक्षक की बात कर रहे थे, तो छात्रावास अधीक्षक का भी मेरे पास केवल यही जानकारी है कि उसका एक विज्ञप्ति प्राप्त हुई है, जिसमें ये बताया है कि जो छात्रावास संचालक है MPPSC के थ्रू होगा, और जो छात्रावास के और एग्ज़ाम है वो MPESB के थ्रू होंगे। लेकिन उसकी प्रॉपर जानकारी आ जाए तभी मैं वीडियो लेके आऊँ। केवल मैं बनाने के लिए वीडियो, मेरे पास कोई जानकारी ना हो, आधी अधूरी जानकारी मैं नहीं देती हूँ। जब पूरी जानकारी होती है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मेरे पास पूरा सिलेबस आ जाएगा तभी मैं बनाऊँगी। बहुत सारे लोग कोर्स लॉन्च करने का बोल रहे हैं, तो कोर्स भी मैं तभी कर पाऊँगी जब मेरे पास सिलेबस आ जाएगा कि कैसे इसको कितने दिनों में अपन कंप्लीट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें उसके बाद ही अवेलेबल हो पाएंगी। मरासमस क्वासिओरकर के बारे में रोज़ पूछा जा रहा है। मरासमस को हम क्या बोलते हैं? सूखा रोग बोलते हैं। मरासमस को सूखा रोग बोलते हैं और इसको मंकी फेस बीमारी भी बोलते हैं। मंकी फेस बीमारी भी इसको बोलते हैं। जबकि क्वासिओरकर को हम क्या बोलते हैं? मून फेस बोलते हैं और इसको एडिमेटस कुपोषण बोलते हैं। एडिमेटस कुपोषण इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, पानी भर जाता है शरीर में, है ना, फूल जाता है शरीर, पानी बाहर नहीं निकलता है। भरने से मतलब पानी बाहर नहीं निकलता, तो एकदम बच्चा पेट फूला दिखता है, मुंह फूला दिखता है, तो मून फेस दिखने लगता है। इसके अलावा वनीकरण से कुछ पूछा गया था कि अगर वनों की कटाई करेंगे तो क्या होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बल लगाना चाहिए ताकि पर्यावरण सही हो। ऐसा कुछ है ही नहीं सिलेबस में, फिर भी पूछ गया। बालक से क्या पता क्या क्वेश्चन पूछा था, बच्चे ने लिखा था बालक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे, उसके विकास से संबंधित, उसके पोषण से संबंधित। आयरन और विटामिन B5, ये विटामिन B5 तो पता नहीं उनका कितना मतलब फेवरेट है। पेंटाथोनिक अम्ल इसको हम बोलते हैं। इसकी मेन बीमारी इसके कारण ये होती है कि पेट में जलन होती है, इसके कारण पैर में जलन होती है, मतलब फूट में और पेट में इसमें जलन होती है ना। इसके अलावा अनुपात से क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। और ये शॉर्टकट कुंजी कल भी पूछी गई थी और ये आज भी पूछी गई है। इसके अलावा तो इसके आपको Ctrl+N कर लेना है, Ctrl+H कर लेना है, Ctrl+M कर लेना है कोई न्यू स्लाइड एंड करने के लिए। H का मतलब होता है फाइंड एंड रिप्लेस। H का मतलब क्या होता है? फाइंड एंड रिप्लेस होता है H का मतलब, ठीक है। तो ये Ctrl+H की बहुत सारी, Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+A to Z की जितनी भी कुंजी है सब आपको Ctrl+Y पूछ सकते हैं। Ctrl+Y का मतलब होता है रीडू, ये पूछ सकते हैं। Ctrl+Z पूछ सकते हैं अनडू, है ना। Ctrl+A वो पूछ सकते हैं, इसमें ऑल सेलेक्ट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। एक बार इनसे मिलते जुलते टॉपिक कर लेना, कुछ नया मत पढ़ो। एप्लीकेशन पे PDF वाले फोल्डर में पुराने जितने भी PDF हो चुके हैं ना, उनकी सारी PDF डाली हुई है, उनको बस टॉपिक वाइज करते चलो, बस वही करना है और कुछ नहीं करना है। आपके सारे टॉपिक क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने MPGK की भी क्लास स्टार्ट कर दी है, तो वो भी देख लीजिएगा। अगर आप आगामी MP की तैयारी कर रहे हैं, छात्रावास निरीक्षक में भी MP आएगा ही आएगा, ठीक है। तो MP की क्लासेस स्टार्ट कर दी है मैंने, तो MP की क्लासेस आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने MP करंट भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि MP के इतने सारे पेपर हो रहे हैं, तो MP करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो MP करंट की भी क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी है। FSO की भी क्लास स्टार्ट है और जल्दी ही आबकारी की क्लास भी स्टार्ट करेंगे हम। MPGK आबकारी में ही आ जाएगा वैसे, क्योंकि MPGK और साइंस ही मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।